गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की जो है तैयारी कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में जो है मैं आपके बीच में जो है एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है ना। तो ये होगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2। ठीक है। इससे पहले जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, लेकिन कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो छूट गए थे। इस कारण से जो है वो ये वीडियो दोबारा एक दूसरा पार्ट मेरे को लेके आना पड़ रहा है। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। आपको आज इस वीडियो के अंदर बहुत सी नई नई जानकारियाँ पता चलेगी और अभिक्रमित अनुदेशन जो है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम के अंदर होने वाला है, उससे उसके बारे में जो मैंने डिटेल जो है वो कवर किया है आज के इस वीडियो में। ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। यहाँ पर जो है हम लगातार जो है सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं, साथ के साथ जो है टेस्ट सीरीज़ भी हम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा। तो हम जो है हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट फर्स्ट में जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज जो है हम नई चीज़ जो है इसके अंदर डिस्कस करने वाले वो है एजुकेशन शिक्षण प्रौद्योगिकी के स्वरूप। ठीक है ना। तो शिक्षण प्रौद्योगिकी के स्वरूप में क्या चीज़ें होती हैं हम देख लेते हैं। शिक्षण जो प्रौद्योगिकी है उसको मुख्य रूप से 3 स्वरूपों में के अंदर बांटा जा सकता है, जिसका जो वर्णन है वो निम्नलिखित किया गया है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। पहला है हमारे पास वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी फर्स्ट, जिसको कहते हैं हम हार्डवेयर उपागम। ठीक है ना। तो हार्डवेयर उपागम, उपागम का मतलब होता है अप्रोच। ठीक है ना। तो हार्डवेयर अप्रोच के अंदर क्या होता है, शिक्षण में मशीनों के प्रयोग को हार्डवेयर जो है उपागम कहा जाता है। तो जहाँ पर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि वो एजुकेशन का यूज कंप्यूटर से जोड़ के बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसको हार्डवेयर उपागम का नाम दिया गया है। तो आप इसको यहाँ पर कंप्यूटर से मत समझ लेना। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी फर्स्ट होती है इसके अंतर्गत चलचित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो चिप और आदि सभी जो मशीनें होती है जिनका प्रयोग टीचिंग एड के तौर पर किया जाता है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, इन जो मशीनों में के प्रयोग से शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी बनाकर जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो टीचिंग है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इफेक्टिव बना सकते हैं और बच्चे के जो दिमाग में है किस तरीके से जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो चीज़ बनी रहे, जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो उसके अंदर आए, यानी कि प्रत्यय जो है वो आसानी से समझ में आए। ये कैसा इंश्योर किया जा सकता है, इन सब के लिए जो है इस प्रकार के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी फर्स्ट है, ठीक है, इस कारण अब शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हो रहे हैं, आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं। जो पत्राचार कार्यक्रम तथा मुक्त विश्वविद्यालय जो हैं, यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो प्रौद्योगिकी फर्स्ट को की ही देन है। यानी इन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो दूरस्थ शिक्षा जो है वो सफल हो पाई है। इसमें इसके अंदर जो है इंटरनेट भी शामिल है। ठीक है ना। इसकी मदद से घर बैठे किस प्रकार से एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ठीक है ना। और लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से जो है प्रत्येक जो बच्चे हैं स्कूलों के अंदर वो इन्हीं जो है साधनों के ऊपर जो है डिपेंड हो गए थे पूरी तरीके से, और इसी के माध्यम से स्कूलें पिछले कई महीनों से चल रही हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास हार्डवेयर उपागम या हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे पास सेकंड अप्रोच है वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेकंड, जिसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर उपागम यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो ये क्या होती है, सॉफ्टवेयर उपागम को अनुदेशन प्रौद्योगिकी, व्यवहार प्रौद्योगिकी तथा शैक्षिक शिक्षण प्रौद्योगिकी की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें हैं, अनुदेशन प्रौद्योगिकी, व्यवहार और शिक्षण, ये तीनों चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी जो है वो जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में। तो आप लोगों ने अगर वो चीज़ नहीं देखी तो आप जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है और चाहे तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
इस उपागम में मशीनों का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, वरन शिक्षण या सीखने के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि छात्रों के जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सके, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर के अंदर होता है हार्डवेयर, वो मशीनें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, जो उन मशीनों के अंदर प्रयोग कर मतलब डाले जाते हैं जिससे कि वो वर्किंग करता है कंप्यूटर, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो अगर हम शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है उसके अंदर सॉफ्टवेयर उपागम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है उससे क्या मतलब होता है कि हमें शिक्षण के अंदर जो भी हम मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसका जो संबंध है वो शिक्षण सिद्धांतों, जो शिक्षण की जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, अनुदेशन की जो प्रणाली, पुनर्वलन तथा पृष्ठपोषण की विधियां और मूल्यांकन, इन सभी से जो है इनका मतलब होता है। यानी जो जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने शिक्षण की तकनीकें पढ़ी, जो शिक्षण विधियां पढ़ी हैं, चाहे वो आपका इवेल्युएशन प्रोसेस हो, वृद्धियां, प्रविधियां, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, ये सब के सब सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत अदा, प्रदा एवं प्रक्रिया तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर मतलब मैंने बताया था ना कि अदा, प्रदा और प्रक्रिया ये क्या होती है कि बच्चे को जो भी सिखाया जाता है वो उसके अंदर दिया जाने वाला एक तरह से इनपुट है, और जो प्रक्रिया जो यानी जिस प्रक्रिया के अंदर वो सीखता है वो प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस हो गई, और प्रदा यानी आउटपुट, यानी बच्चे का जो हम आउटकम या उसके अंदर जो आवश्यक व्यवहार परिवर्तन देखते हैं, तो वो उसकी क्या हो गया, आउटकम हो गया, ठीक है ना, आउटपुट हो गया। तो ये चीज़ हमने देख ली। चलते हैं आगे। तीसरा जो अप्रोच है दोस्तों वो है आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी अथवा प्रणाली विश्लेषण प्रौद्योगिकी। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रौद्योगिकी के जब प्रौद्योगिकी का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है, और इसे प्रबंध प्रौद्योगिकी यानी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसने प्रशासन, प्रबंध, व्यापार, उद्योग तथा सेना से संबंध रखने वाली समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए। तो जितने भी ये टॉपिक्स इसके अंदर बताए हैं कि प्रशासन हो या मैनेजमेंट हो, ट्रेड हो या कॉमर्स हो, सेना हो, इन सभी में किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है समस्याओं को सुलझाने के लिए और निर्णय लेने के लिए। तो उसके लिए वैज्ञानिक आधार इस जो है उस आपके अप्रोच ने प्रदान किया है। इसके अंतर्गत जो है वो शैक्षिक जो प्रशासन यानी कि एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रबंधन में क्या क्या समस्याएं आती, उनका वैज्ञानिक तथा परिमाणात्मक ढंग से जो है अध्ययन किया जाता है। और शैक्षिक जो प्रणाली हो गया, शैक्षिक जो प्रशासन हो गया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और प्रबंधन, इन सबको किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, किस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को तक एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है, और रिसोर्सेज यानी कि कम संसाधनों के प्रयोग करके अधिक जो है प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सकती है, ये सब किसके अंदर आएगा, मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और यही क्या कहलाता है, हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी या प्रणाली विश्लेषण प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं कि जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है। फर्स्ट, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। प्रथम हार्डवेयर, ठीक है। तो प्रथम हार्डवेयर क्या होता है, पाठ्य सामग्री की दृष्टि से दो रूपों में इसको विभाजित किया गया है। जब प्रथम हार्डवेयर है उसको दो अगेन जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है हमारा है अचल चित्र, और दूसरा है चलचित्र, ठीक है ना। तो अचल का मतलब जो चल नहीं सकते हैं, और चलचित्र यानी कि जो वीडियो फिल्म्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या क्या होती है देख लेते हैं। जो अचल चित्र है दोस्तों उसके अंदर आता है सिरोत्तर प्रक्षेपक। सिरोत्तर प्रक्षेपक क्या होता है, इंग्लिश में समझते हैं इसको, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। आप लोगों ने देखा होगा कि किस वो जो OHP जो होता है उसमें क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सीट होती है जिसके अंदर जो है वो लिखा जाता है, और उसको फिर प्रोजेक्टर की सहायता से, प्रोजेक्शन के माध्यम से ब्लैक बोर्ड या किसी भी स्थान पर दीवार पर जो है उसको दिखाया जाता है, और उससे जो है वहाँ पर टीचिंग की जाती है, ठीक है। तो ये एक अचल चित्र जो भी ये क्या है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। दूसरा है चित्र विस्तारक प्रक्षेपक या एडियो एपिडाइस्कोप। तो इसका जी फोटो है, मैंने आपको दिखाया था एक दिन, ठीक है ना। उसके आगे है जो है चलचित्र प्रक्षेपक या मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर, यानी जहाँ पर वीडियो फिल्म जो है इस प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये है, ये तीनों जो हमारे क्या हो गए, अचल प्रकार की जो है प्रौद्योगिकी हो गई। फिर है हमारे चलचित्र, ठीक है ना, जिसके अंदर वीडियो फिल्म्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले जो है वो फिल्म को तैयार किया जाता है, और फिर चलचित्र प्रक्षेपक होता है प्रोजेक्टर, उसके सामने उसके माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसको शो किया जाता है, ठीक है। दिस सेकेंडरी जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या उपकरण आता है, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, और उसके अलावा जो इंटरनेट वगैरह, ये सब सेकेंडरी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं।
शिक्षण की दृष्टि से श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दोस्तों इसके बारे में जो हम ऑलरेडी टीचिंग एड में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसके अंदर ये आया है तो इसमें भी इसको देखना जरूरी है। तो इसे मोटे तौर पर जो है वो तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री, और तीसरा है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी है कि ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो ये तीनों हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है, तो पहला है श्रव्य यानी कि ऑडियो एड्स, जिसमें हमारा रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर, ये चीज़ें मैंने आपको फोटो दिखाई थी। ठीक है ना, जब मैंने इसको टीचिंग एड वाला लेसन डिस्कस किया था। नेक्स्ट है दृश्य यानी कि विजुअल्स। विजुअल्स में जो है वास्तविक पदार्थ, मतलब कोई भी चीज़ जो है वास्तविक रूप से अगर हम बच्चों के सामने ले आते हैं तो वो सबसे अच्छा तो वही होगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से अगर हमें रदरफोर्ड का जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो समझाना है। अगर हम बच्चों के सामने ही जो है तरबूज को लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वास्तविक पदार्थ हम उसके सामने लेके उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से पढ़ाना हो गया, तो वो एक अच्छा टीचिंग एड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिमान, यानी कि किसी चीज़ का किसी सैंपल दिखा देना, कोई डैम है उसका सैंपल दिखा देना, कोई या पृथ्वी का ग्लोब दिखा देना, इस प्रकार से जो है वो प्रतिमान। फिर है अचल चित्र, यानी कि इस प्रकार से कोई भी पेंटिंग या कुछ भी चित्र इस प्रकार का जो अचल है उसको दिखा देना। फिर है मानचित्र, फिर रेखा चित्र हो गया, आकृतियाँ हो गई, ग्राफ हो गए, हमारे चार्ट हो गए, बुलेटिन बोर्ड हो गया। बुलेटिन बोर्ड क्या होते हैं, जिस पर वो देखा होगा आपने, जो चार्ट वगैरह चिपकाते हैं और उस पर जो है वो पिन से लगा के उसको लगाते हैं। और उसके अलावा होता है एक फ्लैनल बोर्ड, जिस पर जो है अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां हैं वो चिपकाई जाती हैं, वो छोटे बच्चों के लिए होता है ये। तो ये मैंने आपको इसका फोटो भी दिखाया था। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स हो सकते हैं। उसमें भी आपने देखा कि पुरानी पुरानी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट जो है बच्चे जब अगर म्यूजियम का उनको जो है वो सैर कराई जाए तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पर उन चीज़ों को आमने सामने देख लेंगे। तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, ज़िंदगी भर का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा होता है जादुई लालटेन। ये क्या होता है, यह एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। ठीक है ना, यानी चित्र को प्रदर्शित करने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है, तो ये है हमारा। आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है कि दृश्य जो श्रव्य सहायक सामग्री के कार्य, इसके क्या कार्य होते हैं। तो पहला है इसमें प्रेरणा, यानी कि बच्चों को जो है वो पढ़ने के लिए ये क्या करता है, मोटिवेट करता है, बच्चों के अंदर जो है वो रुचि या इंटरेस्ट पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे जो है जिस चीज़ को जितना ज़्यादा एक्टिव होते हैं जिस चीज़ में, उस चीज़ में वो क्या करते हैं, वो उतना अच्छा सीख पाते हैं। तो जब इस प्रकार के एड्स का इस्तेमाल होते हैं तो उससे बच्चे क्या होते हैं, आँखों, उनकी ज़्यादातर मैक्सिमम जो उनके ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियाँ होती हैं, वो ज्ञानेंद्रियाँ जिनको कहते हैं वो एक्टिव होती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बात हो रही है स्पष्टीकरण की। तो स्पष्टीकरण तो जाहिर सी बात है, जब हम इस प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसका प्रयोग करते हैं तो उससे ज़्यादा क्या होता है, टॉपिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे है सार्थक अनुभव। इन सामग्रियों के माध्यम से हम बच्चे को क्या करते हैं, एक ऐसा अनुभव देते हैं जो कि किसी चीज़ में काम आएगा, सार्थक होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारे पास रटने को कम करना, यानी कि बच्चों के अंदर जो रोट लर्निंग वाली जो प्रैक्टिस है उसको कम करता है और उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डिंग करता है। ठीक है, फिर है शब्दावली में वृद्धि, इससे बच्चों की जो है वोकेबलरी में भी वृद्धि होती है। फिर है नेक्स्ट है वास्तविक अनुभव देना, यानी बच्चों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस का प्रदान करना, ताकि जो है बच्चे उसको डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये भी हमने शिक्षण का जिस सिद्धांत पढ़ा था तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण में कुशलता, यानी कि हमारी जो शिक्षण है उसके अंदर किस प्रकार से कुशलता यानी एफिशिएंसी डेवलप होगी, तो वो भी इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास एजुकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2। ठीक है, तो इसके अंदर जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो भी हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बहुत बार जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने उस पर सेपरेट जो है मैंने सोचा पहले कि सेपरेट ही बनाता हूँ, लेकिन फिर मैंने इसके साथ ही इसको ऐड कर दिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिक्रमिक अनुदेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन 100% आएगा, आप मान के चलिए ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट्स इसके अंदर जो भी मैं बताऊंगा उसको समझ के चलना आप। ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है। तो एक एक चीज़ आप इसके अंदर ध्यान से देखिए, मैंने इसमें सारे पॉइंट वो लिखे हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाएगा। ठीक है ना, कोई भी बकवास इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें है यह अनुदेशन 1954 में जो है बीएफ स्किनर जो है उसके द्वारा दिया गया था। तो कौन किसने दिया था, बीएफ स्किनर। तो इनका नाम आपने सुना होगा, ये क्या है, अमेरिका के एक जाने माने शिक्षाविद हैं
और एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना। इनकी जो थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी, वो भी आपने डिस्कस या पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी मैं अभी कभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका जो सबसे पहले इस जो है टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है 1963 के अंदर भारत में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत विषय जो वस्तु है यानी कंटेंट है, उसको छोटे छोटे जो फ्रेम्स हैं उसके बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो बालक है वो एक फ्रेम को पढ़कर अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स देता है, और सही अनुक्रिया करने पर अगले फ्रेम के रूप में बालक को पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस जैसे कि गेम जो है, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, पहले जो है एक गेम होता है, उसमें एक फ्रेम खुलता है, उस गेम को पार करने के बाद जब वो गेम बच्चा उस गेम को अच्छे से पार कर लेता है, उसके सारे स्टेप्स क्लियर कर लेता है, तब जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता है। तो यानी कि जो नेक्स्ट लेवल पर जब वो पहुंचता है तो उसके लिए वो क्या होता है, एक पुनर्बलन होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी होता है, ठीक है ना। अगला फ्रेम खुलने पर पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार में जो है वो एक ही जो है फ्रेम है वो प्रस्तुत होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है बालक स्वगति से सीखता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक इसमें स्वगति यानी कि अपनी खुद की गति से सीखता है, इसमें कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये है। आगे चलते हैं, इसमें इसे शिक्षण मशीन का नाम भी दिया गया है, समझ रहे हो। तो शिक्षण मशीन जो है इसको कहते हैं हम शिक्षण मशीन, क्योंकि ये शिक्षण को एक मशीन की तरह करवाता है, तो इसलिए इसका नाम शिक्षण मशीन रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, यह व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है तथा नियंत्रण शिक्षक के हाथों में होता है। व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के ऊपर प्रयोग किया जाता है एक एक करके, ठीक है। तो ये है हमारे, और इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पद जो है वो प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें पद जो प्रयुक्त होते हैं वो होता है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। तो तीन ही चीज़ें इसमें प्रयुक्त होती हैं। सबसे पहले हम बच्चे को स्टिमुलस देते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और स्टिमुलस क्या है उसके लिए, जो हम फ्रेम दे रहे हैं वो स्टिमुलस है, उसके बाद जब बच्चा उसमें अनुक्रिया कर रहा है तो वो उसका रिस्पॉन्स है, और उसके बाद जब उसको नेक्स्ट फ्रेम के अंदर प्रवेश मिल रहा है तो वो उसका पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर जो ये सिद्धांत है ये भी कई बार इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहला तो है लघु पदों का सिद्धांत, यानी इसमें छोटे छोटे जो है पद होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है इसमें बाह्य अनुक्रिया, यानी जो रिस्पॉन्स होता है वो बाह्य रूप से दिया जाता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। फिर है शीघ्र पृष्ठपोषण, यानी कि जल्दी जल्दी जो है वो फीडबैक देना होता है, प्रत्येक जो फ्रेम के बाद तुरंत के तुरंत वहीं पर जो है वो फीडबैक भी देना होता है। फिर स्वगति से का सिद्धांत, इसके अंदर जो है मैंने अभी बताया कि ये इसमें बालक अपनी खुद की जो है गति यानी नेचुरल स्पीड से सीखता है, ठीक है ना। तो ये है स्वगति का सिद्धांत, ठीक है। आगे है स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत। तो इस विधि के द्वारा जो है बच्चा खुद का मूल्यांकन स्वयं कर पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। आगे है अभिक्रमित जो अनुदेशन है उसके प्रकार, यानी कि क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। अभिक्रमित जो अनुदेशन है वो एक संपूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम है, यानी कि अपने आप में ही ये शिक्षण का एक पाठ्यक्रम है, किंतु इसका जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। कौन से 4 टाइप्स हैं, इन टाइप्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ये फालतू है, ठीक है। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रम या बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं, ठीक है। इनके जो ऑब्जेक्टिव, ये जो एक्स्ट्रा नाम है इनको भी हमें याद रखना है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, BF स्किनर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे जो फ्रेम्स होते हैं उनका प्रयोग होता है। सबसे पहले तो छोटे छोटे फ्रेम्स जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। एक ही मार्ग का अनुसरण, एक ही मार्ग का पूरा अनुसरण किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, एक ही लीनियर मार्ग से चलते हैं, एक के बाद एक श्रृंखला जुड़ती चली जाती है उस। और इसमें जो है त्रुटियां जो होने की संभावनाएं जो है वो कम होती हैं, और पुनर्बलन जो है दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया कि अभी जल्दी जल्दी इसके अंदर पुनर्बलन देना होता है। फिर है कि प्रत्येक जो फ्रेम है उसमें एक नया फ्रेम निकलता है, और इस प्रकार के ये एक श्रृंखला की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए तथा एक क्रम में होते हैं, यानी कि जैसे एक सीरीज चलती है वैसे ये एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी खास विशेषता है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इसमें पद इस्तेमाल होते हैं। तो ये पद जो है इनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। जब मैं इसका टेस्ट सीरीज आपके सामने डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला है इसमें प्रस्तावना पद। तो प्रस्तावना पद में क्या होता है, पूर्व व्यवहार से नवीन व्यवहारों को जोड़ना, यानी कि बालक के जो पूर्व पूर्व ज्ञान होता है उससे उसका नया ज्ञान उसको कनेक्ट करना, ये प्रस्तावना पद होता है, ठीक है। फिर है शिक्षण पद।
ये पद इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित होते हैं कि छात्र पूरे पाठ को जो है आसानी से समझ ले, ठीक है ना। यानी कि पूरे पाठ को व्यवस्थित जो है क्रम में एक के बाद एक सीरीज में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा होता है इसमें अभ्यास अभ्यास पद यानी प्रैक्टिस सेशन। तो इसमें क्या होगा, पढ़ाए गए जितने भी पाठ हैं उनका क्या किया गया, अभ्यास करवाया जाएगा, ठीक है। फिर है परीक्षण पद। इसके अंदर छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करना है। आप जो भी चीज़ें बालक से सीखी गई है उसका इवैल्यूएशन करना भी तो जरूरी है। इवैल्यूएशन करना तभी जो बच्चे को फीडबैक दिया जा पाएगा, जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये चौथा जो पद है हमारे पास वो है परीक्षण पद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चार पद हैं इसके याद रखना है आपको कि इसमें कौन कौन साखीय जो अभिक्रमण है उसमें अंदर कौन से रेखीय जो अभिक्रमण है उसके अंदर चार पद होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास शाखीय अभिक्रमण या जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग होती है, इसको हम आंतरिक अभिक्रमण भी कहते हैं। इस प्रकार से देखिए ये ब्रांचिंग सीरीज चल रही है और यहाँ पर इसमें ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं सबसे पहले उनका नाम याद रखना है। उनका नाम है नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फ्रेम जो है उसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। फिर फ्रेम पर एक से अधिक जो है वो विचार दिए होते हैं, एक से ज़्यादा विचार इसके अंदर दिए होते हैं। और दो प्रकार के फ्रेम होते हैं, एक तो है मुख्य फ्रेम और दूसरा होता है उपचारात्मक फ्रेम, ठीक है ना। जब बच्चे को फीडबैक देने के बाद उसके अंदर प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया जाता है तो उसके बाद दूसरा जो फ्रेम होता है वो उपचारात्मक फ्रेम होता है जिसके अंदर उसकी समस्या को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बहुविकल्पीय जो प्रश्न है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका प्रयोग होता है। और इसमें जो इसी कारण से जो त्रुटियां होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो त्रुटियां मैक्सिमम होगी ही होंगी, ठीक है ना। तो उस त्रुटि का पता लगाकर उसको दूर किया जाता है। यही मैंने बताया कि अभी उपचारात्मक फ्रेम के अंतर्गत ये होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। फिर है हमारे पास थर्ड है मैथेटिक्स अभिक्रमण या अवरोही अभिक्रमण। तो इसमें क्या होता है, मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग। इसके जो मुख्य उपदेशक हैं यानी इसका प्रवर्तक कह सकते हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है, वो है थॉमस एफ गिलबर्ट, ठीक है। इन्होंने 1962 के अंदर इस विधि को दिया था, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को दिया था प्रोग्रामिंग को। तो इसमें क्या होता है, इसका जो विकास होता है सबसे जो गणित शिक्षण है यानी कि मैथमेटिक्स टीचिंग है उसके लिए किया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसका आविष्कार गणित शिक्षण के लिए दिया गया था, लेकिन हालांकि और जगह भी अब ये वर्तमान में प्रयोग होने लग गया है। इसमें जो है अंतिम जो फ्रेम होता है उसको पहले तथा पहले फ्रेम को जो है अंत में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। आगे अधिगम की जो इकाई है वो फ्रेम न होकर समस्या या अभ्यास होती है। तो इसमें जो है कोई पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर स्टेटमेंट न देकर क्या दिया जाता है, किसी समस्या या प्रैक्टिस को दिया जाता है। तो क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम्स को दिया जाता है। तो मैथ्स के अंदर यही चीज़ें होती हैं। और इसमें जो है अध्यापक की अनुपस्थिति में भी जो है विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है और समस्या सॉल्विंग वो बच्चा खुद से भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर ये बात बोली गई। तो ये हमारे पास है 230 जो है टाइप हो गया मैथमेटिक्स। और जो चौथा है हमारे पास वो है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं लॉरेन स्टैनलो और डेनियल डेविस, ठीक है। इन्होंने 1965 में ये चीज़ दी थी। तो कंप्यूटर बेस्ड जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम होते हैं। इसमें चार बिंदुओं पर मेनली बल दिया जाता है। पहला है ड्रिल और अभ्यास, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। फिर दूसरा है ट्यूटोरियल, यानी कि बच्चे को फिर ट्यूटोरियल देना जिसके माध्यम से वो प्रैक्टिस कर पाए। और तीसरा होता है प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर। और चौथा होता है इसमें निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे चार टाइप होते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये है, ये चीज़ें इसके अंदर है। अब इसमें मैंने एक ये स्लाइड मेरे को मिल गई थी कहीं से, तो मैंने इसको जोड़ दिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें बता रखी इन्होंने, कुछ भाषा शिक्षण की विधियां और उनके जन्मदाता के नाम बता रखे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सब प्रश्नोत्तर विधि जो है वो मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, सुकरात या सोक्रेटिस जिनको कहा जाता है। फिर है हमारे पास आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, आगमन और निगमन आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ठीक है ना। तो ये फिर है संवाद विधि। संवाद विधि के जो जनक हैं वो कौन है, प्लेटो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट जो मेथड है उसके जो जन्मदाता हैं वो हैं किलपैट्रिक। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट जो मेथड है उसके जन्मदाता कौन है, तो कौन है, किलपैट्रिक, ठीक है। फिर है हमारे पास खेल विधि जिसके जन्मदाता हैं कोल्डवुड कुक। फिर है हमारे पास डाल्टन मेथड जिसके जो जन्मदाता हैं वो हैं हेलन पार्क हस्ट।
फिर है हमारे पास किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड जो है इसके जन्मदाता हैं फ्रोबेल। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये मैंने आपको बताया था एक बार, है ना, वीडियो के अंदर बताया था ये चीज़। फिर है हमारे पास मोंटेसरी विधि, जिसके की जन्मदाता हैं मौर्या मोंटेसरी सॉरी। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसके कि अगेन जन्मदाता हैं सोक्रेटिस या सुकरात। ठीक है। फिर है हमारे पास बेसिक शिक्षा पद्धति, महात्मा गांधी ने दी थी कब? 1937। ये चीज़ आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी ने जो है 1937 में वर्धा योजना के नाम से इस प्रकार की पद्धति को मतलब उस टाइम पर लॉन्च करने की बात की थी, जिसको क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति भी कहा जाता है। इसके से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने इसके अंदर जो है वो पहली बार जो है वो किसकी बात की थी? हस्तपरक शिक्षा की बात की थी। अब ये हस्तपरक शिक्षा क्या थी? हस्तपरक शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, हाथ का काम करना सिखाया जाए, जैसे चरखा काटना हो गया, और घर जो सिलाई बुनाई कढ़ाई और जो कारपेंट्री, कुछ भी ऐसा काम जो है जिससे बच्चे वो अपने रोजगार वगैरह कर पाएँ। तो ये गांधी जी ने उस टाइम पर बात बोली थी, ठीक है ना, वर्धा सम्मेलन के अंदर। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, इसमें और नोट्स दिया हुआ है कुछ। नोट में क्या चीज़ें हैं? जो रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन है ये दिया BF स्किनर ने, जो अभी हमने डिस्कस किया। साखिया दिया है नॉर्मल ए क्राउडर ने, और अवरोधी जो है वो दिया है थॉमस F गिलबर्ट ने। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने आज जो है वो पूरी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर ली। आई होप अब इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर जो है इसके मेरे नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें 1 या 2 टॉपिक मुश्किल से आप रह रखें। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूंगा कि आपको नोट्स किस प्रकार से मिलेंगे, कितना आपको पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है GS का जो है वो सेशन जो है शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि GS जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है। तो वो भी मैं जल्दी शुरू करूँगा दोस्तों। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।